तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि रेशोज़ क्या होती हैं और रेशोज़ के थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है हम वो कैसे कर सकते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं ना, तो अगर कंपनी का रिवेन्यू 100 लाख रुपए है, 100 लाख रुपए है, तो हमें ये बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। ठीक है, बट जब बात आती है नेट प्रॉफिट की, तो अगर मान लीजिए कि कंपनी का रिवेन्यू है 100 लाख रुपए, बट एक्चुअल में जो उनका नेट प्रॉफिट है वो है करीब 10 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगेगा कि यार चलो 10 लाख रुपए भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी ने 100 लाख रुपए की अगर सेल करी है, उसमें से उनका मतलब 90 लाख रुपए का तक का उनका जो खर्चा है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह सब टैक्स वगैरह मिला के सब उतना चला गया, उनके बाद बचा क्या, 10 लाख। तो अगर आप 100 लाख के हिसाब से अगर आप 10 लाख को देखो तो वो कितना, वो है 10 लाख रुपीज़, यानी कि 10% है। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पर आपको अब ये अमाउंट कम कम नज़र आएगा, है ना। तो रेशो की मदद से हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस उसने दी है, मतलब कंपनी के पास कितनी असेट है और कंपनी के पास कितनी कैपिटल है। तो अगर कंपनी ने कैपिटल अगर लगाई है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, और कंपनी का प्रॉफिट आया है करीब 1 लाख रुपए का, तो 1 करोड़ का मतलब ये 1% हुआ, है ना। तो अगर 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 इतने पैसा अगर आप किस एफडी वगैरह में लगाते तो वहाँ पे आपको हमें कुछ रिटर्न को ज़्यादा देखने को मिलता। तो यहाँ पर हम तो रेशियो की मदद से हम उसकी और अच्छे तरीके से हम जांच हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे तो इतने में इन्होंने बस इतना ही समझा रखा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो रेशियो के थ्रू हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने भारतीय एयरटेल का इन्होंने एग्जांपल ले रखा है कि कंपनी का मान लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 47.62 बिलियन है। ठीक है, तो ये कंपनी का क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बट अगर हम बात करें उनके जो रेवेन्यू की वो कितनी है, 807.8 बिलियन। तो अगर हम देखिए तो यानी कि कंपनी की सेल इतनी है, बट सारे खर्चा हटा के इसमें से 807 जो बिलियन है उसमें से अगर हम सारे खर्चे अगर हटाते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना नज़र आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अमाउंट में तो हमको ये बिलियंस में नज़र आ रहा होगा, बट एक्चुअल में हमें फिगर जाननी कि क्या कंपनी ग्रोथ हुई है फिर नहीं। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल की मदद से समझाया है कि हमें जो रेशो है जो उसका यूज़ हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, ताकि देखिए यहाँ पे अमाउंट हमको बड़ा नज़र आ रहा है, बट जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट एक्चुअल में पता चलेगा कि हाँ कि कंपनी ने परसेंटेज वाइज उन्होंने कितनी ग्रोथ करी है। अब बात करते हैं कि रेशियो एनालिसिस जब हम करेंगे तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। रेशियो एनालिसिस इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम एज ए परसेंटेज और एज ए मल्टीपल ऑफ अनदर रिलेटेड लाइन आइटम। मतलब कि एक आइटम दूसरे आइटम को, मतलब जब हम दो आइटम को एक दूसरे से हम रिलेट करेंगे तो उसमें परसेंटेज वाइज उसमें कितना चेंज आया है। अब जो रेशियो एनालिसिस है वहाँ पे 3 पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस इज डन फॉर फॉलोइंग 3 पर्पस। अब उनमें से पहले क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। अब इसका मतलब क्या है, रेशियो एनालिसिस हेल्प्स अस ऐड मोर पर्सपेक्टिव व्हाइल डिस्क्राइबिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रेशियो एनालिसिस की मदद से हम क्या कर पाते हैं, हम और ज़्यादा उसको मीनिंगफुल हम बना पाते हैं, हमें वो और अच्छे से समझ में आता है। जैसे 47 बिलियन हमने भी देखा था, भारतीय एयरटेल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 47 बिलियन था, बट उसको अगर हम परसेंटेज वाइज चेक करते हैं रेवेन्यू के हिसाब से तो ये 5.8% निकल के आता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस की मदद से हम क्या कर पाते हैं, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम और अच्छे से हम डिस्क्राइब कर पाते हैं। और सेकंड है डायग्नोस्टिक स्टडीज। डायग्नोस्टिक एनालिसिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट वर्कड और फेल्ड टू वर्क फॉर ए कंपनी। तो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ का मतलब क्या है कि हम इससे ये पता कर पाते हैं कि कंपनी ने क्या फॉलो करा और उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकल के आया।
मतलब सपोज दैट कंपनी ने अगर 1 लाख रुपए उन्होंने कैपिटल अगर यूज़ करी है, तो उस 1 लाख कैपिटल पे कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो लोग जनरेट कर पाए हैं। ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा खासा जनरेट हो गया, बट क्वेश्चन ये है कि अब वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको वो कितना कैश में कन्वर्ट कर पाए हैं, ये भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा बुक में। फॉर इंस्टेंस, भारती एयरटेल एक्सपीरियंस्ड ए रेवेन्यू डिक्लाइन ऑफ अराउंड 2%। अब भारती एयरटेल का यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया कि उनका जो रेवेन्यू है वो 2% से वो कम हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें उनकी इबिड्डा की, ठीक है ना, इट्स इबिड्डा डिक्लाइन बाय अराउंड 14%। लेकिन जो उनका इबिड्डा है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो कम हुआ है 14% से। तो एज ए रिसर्च एनालिसिस्ट हमें ये जानना ज़रूरी है कि इतना जो चेंज है वो क्यों आया है। ठीक है, जो उनका रिवेन्यू है वो तो 2% कम हो, लेकिन जो इबिड्डा है उनका 14% से। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे सिनेरियोज हमको देखने पड़ते हैं। When computed, it is very clear that the biggest reason for disproportionate fall is that network operating expense as percentage of sales went up significantly। यानी जब इन्होंने एनालाइज करा, ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, जब इन्होंने एनालाइज करा तो उनको पता चला कि कंपनी का जो एक्सपेंस है, ठीक है, कंपनी का जो एक्सपेंस है, नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो बढ़ गया है। तो इसी वजह से जो इनका इबिड्डा है वो कम हो गया है 14% से। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए रेवेन्यू ग्रोथ माइनस में है और इबिड्डा ग्रोथ ये भी माइनस में है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इनका नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी क्या है, ये बढ़ गया है। सो नेक्स्ट जो हमारा इस रीज़न है, मतलब जो पर्पस है वो क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो डाटा का बिहेवियर है हम वो समझते हैं और उसकी मदद से हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि फ्यूचर में इसके जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा। ठीक है, हालांकि जो 2 साल का जो हमें डाटा दिया होता है वो इनफ नहीं होता है ये डिसीजन लेने के लिए। तो इसीलिए हमें करीब 5 साल, मतलब एटलीस्ट 5 साल को तो हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस हमें करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कंपनी का रिवेन्यू, प्रॉफिट और जो उनकी एफिशिएंसी है और जो उनके डेट है क्या वो कम हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। मतलब डेट तो कम होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ना चाहिए। प्लस ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो कैश में कन्वर्ट कर पा रही है फिर नहीं। तो ये चीज़ मैंने हमारी जो कैश फ्लो की जो वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि यहाँ की कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना कैश में कन्वर्ट हो पाया है। एन एनालिसिस में कंप्यूट एंड स्टडी डिफरेंट रेशियोज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द कंपनी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब हमें रेशियो का तो यूज़ तो करना है, बट कुछ रेशियोज ऐसी होती हैं जो कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है उस पर ही अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि जो सारी रेशियोज़ हैं आप उन सारे रेशियोज़ को आप हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं। प्लस रेशियो के साथ साथ हमें पता है कि हम कुछ नॉन फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्ट, मतलब जो क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, कंपनीज़ के, हम वो देखते हैं। और प्लस जब भी हम रेशियो का यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि हमें 2 आइटम्स को एक दूसरे से रिलेट करना है, बट वो दोनों आइटम एक दूसरे के लिए होना चाहिए। मतलब मेरे कहने मतलब है कि उनकी मदद से है ना हमें कुछ आइडिया मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी आपने अमाउंट आपने उठा लिया, ठीक है, और आप फिर ये पता लगा रहे हो कि अच्छा ये कंपनी अच्छी है भी नहीं। ठीक है, जैसे अगर मुझे पता करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना है एज़ कम्पेयर टू देयर सेल्स, ठीक है, तो मुझे सेल्स और जो प्रॉफिट है मुझे वो लेना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ा ना कि मैं कोई और अमाउंट में ले लूँगा। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहले जो रेशियो करने वाले हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है कि ये वो रेशियोज हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम प्रॉफिट को चेक करने वाले हैं अलग अलग नज़रिए से। ठीक है, जैसे पहला है हमारा इबिड्डा मार्जिन। ठीक है, तो पहले तो आप इबिड्डा की फुल फॉर्म आप समझ लीजिए कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इंटरेस्ट का आपको मतलब पता है, यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब है
कि कंपनी ने कोई लोन वगैरह ले रखा होगा तो उस पर इंटरेस्ट जा रहा है। टैक्स आपको पता है, टैक्स रेट, ठीक है, जितने कंपनी टैक्स पे करेगी। और डेप्रिसिएशन का मतलब कि कंपनी की जो असेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी आना। अब कंपनी की जो असेट्स हैं वो हमें पता है दो तरह की होती हैं, एक टेंजिबल होती है, एक इंटेंजिबल होती है। तो जो टेंजिबल होती है उस पर जो कमी आती है उनकी असेट्स में, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जो इंटेंजिबल असेट्स पे जो उनके प्राइस में कमी आती है उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो हमें अर्निंग तो लेनी है, यानी हमें प्रॉफिट तो लेना है, बट इन सारी चीज़ों को हमें माइनस नहीं करना, ठीक है। इन सारी चीज़ों का हमें माइनस नहीं करना। किन सारी चीज़ों को? एक तो इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि ये जो रेशियो है वो हमें क्या बताने वाली है। तो इस रेशियो को जो यूज़ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम ये जान सकें कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, वो कितना है ऑन पर रुपी ऑफ सेल्स बेसिस, ठीक है, पर रुपी ऑफ सेल बेसिस के हिसाब से। अब हमें पता है कि हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कंपटीशन उतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर बिजनेस में वो एंट्री नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट अगर वहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर कंपटीशन है, तो ये ज़रूरी है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे वो मेंटेन वो कर पा रहे हैं। तो हम इस रेशियो को हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। तो इसमें सबसे पहले हमारी रेशियो कौन सी? इबिड्डा। तो इबिड्डा के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पहले कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, हमें वो चाहिए, जिसमें हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर इस रेशियो में हम दो मेन रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो हमारा इबिड्डा मार्जिन हो गया, दूसरा हो गया हमारा पैट मार्जिन, या फिर आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो पहले तो हम बात करेंगे इबिड्डा मार्जिन की। तो इबिड्डा मार्जिन हम कैसे निकालेंगे? इबिड्डा डिवाइड बाय नेट सेल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये इबिड्डा हमें मिलेगा कैसे? तो यहाँ पे मैंने जो हमारी CDSL है, ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी डिपॉजिट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। बट जैसा कि हमें पता है कि जो इबिड्डा है, ठीक है, उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है और टैक्स है वो ऑलरेडी वो इंक्लूड होता है, ठीक है। इबिड्डा अगर हम बात करें तो ये वाला जो प्रॉफिट है वो हम नहीं लेंगे। हम सबसे पहले लेंगे ये वाला प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हमारा कितना है? 3644 प्लस इसमें हम ऐड करेंगे हमारा इंटरेस्ट, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कि कंपनी ने हो सकता है कोई लोन ले रखा हो, ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह वो पे कर रही हैं, या फिर कोई भी और एक्सपेंस जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो वो ले लेंगे हम। वो कितना है? 2.94 प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना है? 1173, ठीक है। तो इन सबको अगर हम टोटल निकालेंगे तो वो निकल के आएगा हमारे पास 14820, ठीक है। तो इबिड्डा तो आ गया हमारे पास 14820। अब डिवाइड बाय करना है नेट सेल। तो नेट सेल्स में हम लेंगे सिर्फ ये वाला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अदर इनकम हमारी मेन जो बिजनेस है उसकी इनकम नहीं है। तो यानी 14820 डिवाइड बाय 22505, ठीक है। तो ये आपका आएगा अराउंड 0.6585, ठीक है। बट ये हमें अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं करना है तो आप उसको ऐसे रहने दें। तो अगर जैसे हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास आएगा फिगर 65.85, ठीक है। तो जो कि बहुत एक अच्छी फिगर है। अब ध्यान रहे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भारतीय एयरटेल की नहीं है, न तो आप जो हमारी बुक है आप उसके हिसाब से चेक करो, ठीक है। ये कंपनी है CDSL, आपने शायद सुना भी होगा, अगर आपका डीमेट अकाउंट है ज़रूरत में तो आपने सुना होगा, ठीक है। ये क्या है? एक डिपॉजिटरी कंपनी है ये। तो इबिड्डा निकालना शायद आपको अब आ गया होगा, ठीक है, इबिड्डा मार्जिन, सॉरी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पैट मार्जिन की तरफ।
तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखिए, अगर इबिड्डा मार्जिन हायर है तो इसका मतलब क्या है? इबिड्डा मार्जिन अगर हायर है तो इसका मतलब क्या है? अ, तो इसका मतलब है इट इज़ एबल टू ऑपरेट विद ग्रेटर एफिशिएंसी देन अदर पीयर ग्रुप कंपनीज। ठीक है, तो यानी कंपनी क्या है, कंपनी एक अच्छे तरीके से अपनी कंपनी को रन कर रही है। बट देखिए, हायर जितना हमारा इबिड्डा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अच्छे तरीके से रन कर रही है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है उसका जो इबिड्डा है वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर पा रही है। देखिए, अब इबिड्डा से होता क्या है कि इबिड्डा जो है, अब ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसके ऊपर ना तो जो इंटरेस्ट है, ना तो उ, उसका इम्पैक्ट पड़ा है, ना डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट पड़ा है, और ना ही टैक्स वगैरह का। ठीक है, तो इबिड्डा इसीलिए कहते हैं लोग आमतौर पे निकालते हैं, ताकि वो ये जानना चाहते हैं कि अगर जैसे इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वगैरह का इम्पैक्ट ना पड़े तो कंपनी कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर सकती है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है वो है पैट मार्जिन। ठीक है, तो इसे निकालने का क्या तरीका है, तो हमें चाहिए पहले पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिवाइड बाय नेट सेल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बट ये हम निकालते क्यों हैं? तो ये निकालने का रीज़न ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना, वो कितना है एज़ कम्पेयर टू नेट सेल्स। कि अच्छा ठीक है, कंपनी ने इतना माल बेचा, बट कंपनी ने उसके रिस्पेक्ट में कितनी जो प्रॉफिट है वो उन्होंने जनरेट किया है। और एक चीज़ और, कि जितने भी शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, अब उनको अगर डिविडेंड देना है, ठीक है, तो वो कब मिलेगा, जब उनके पास कुछ प्रॉफिट बचेगा। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो ये भी देखना चाहते हैं कि अच्छा, कि अगर अब कंपनी के सारे एक्सपेंस हमने माइनस करती हैं तो हाउ मच मनी दे विल गेट। ठीक है, तो पेट मार्जिन का निकालने का जो फॉर्मूला सिंपल है कि पेट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ठीक है, अगर ये जो रेशियो है वो अगर हमारी ज़्यादा आती है तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी एफिशिएंट तरीके से अपने जो कॉस्ट है उसको मैनेज कर पा रही है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट वो अर्न कर पा रही है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अब हम पैट मार्जिन। ठीक है, तो पैट मार्जिन कैसे निकालेंगे, पैट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स। तो पहले देखते हैं पैट यहाँ पे हमारा कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये रहा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ये हमारा 10,671। ठीक है, डिवाइड बाय हमारी नेट सेल्स, तो हम सिर्फ ये लेंगे अमाउंट ये वाला 22,505। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। तो ये आपके पास निकल के आएगा अमाउंट 0.4741। ठीक है, मतलब और भी आगे अमाउंट है, बट इसको हमें मल्टीप्लाई करना 100 से, क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये आ जाएगा हमारा अराउंड 47.41। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी फिगर है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको जो पैट मार्जिन है वो भी निकालना आ गया होगा। ठीक है,